हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के बारे में। इससे पहले की जो हमारी वीडियोस है उसमें मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट थ्योरी, रिलेशन एंड फंक्शन, सीक्वेंस एंड सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होते हैं ये सारे पर आपको वीडियोस दे दी है। और ये अलजेब्रा जो हमारा यूनिट होता है उसका बेसिकली लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक के बाद हम कैलकुलस की जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम मैट्रिक्स के बारे में कुछ बेसिक जान लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बेसिकली मैट्रिक्स में वो पॉइंट बताऊंगा जिन पर बेस्ड हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट जो है वो थोड़ा सा सॉल्व करने में आपको लॉन्ग पड़ता है, तो इसलिए बेसिकली हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर ही यहाँ पर फोकस रहेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास मैट्रिक्स है, तो मान लीजिए अगर हमारे पास कोई m क्रॉस n का स्पेस है। ठीक है, हमारे पास कोई एक स्पेस है जो कि m क्रॉस n का है। अब वो m हमारे पास कुछ भी आप मान सकते हैं, चाहे रो मानिए चाहे कॉलम मानिए। तो अगर हमारे पास m क्रॉस n का कोई भी स्पेस है और उसमें अगर हम m नंबर ऑफ रोज बता रहा है, n नंबर ऑफ कॉलम्स बता रहा है, और उसमें अगर हम एलिमेंट्स भर देते हैं, ठीक है, a1 a2 a3 a4 इसी तरीके से, ये जो भी हमारा स्पेस बनता है इसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, अब सवाल यह था कि हमारे मैट्रिक्स के टाइप कितने होते हैं। तो देखिए, बेसिकली हमारे पास अगर मैं आपको बताऊं तो रो मैट्रिक्स में हमारे पास सिंगल रो होती है। दूसरा होता है कॉलम मैट्रिक्स। तीसरा हमारे पास होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, और ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ही जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फोर्थ आ जाता है स्केलर मैट्रिक्स, या पहले उसके आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, फिर हमारे पास आ जाता है स्केलर मैट्रिक्स, फिर हमारे पास आ जाता है 6 नंबर पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर हमारे पास आ जाता है नल मैट्रिक्स। देखिए, टाइप्स तो और भी हैं, लेकिन आपको अभी तक में जो पढ़ना है वो लगभग इतने ही पढ़ने हैं। तो देखिए, हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास m क्रॉस n है अगर, तो हमारे पास m बराबर n होगा। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे हमारे पास। डायगोनल मैट्रिक्स है तो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि मान लीजिए हमने एलिमेंट जो भरे हैं वो a i j के फॉर्म में भरे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा i जो होगा वो नंबर ऑफ रो को बताएगा और j जो होगा वो नंबर ऑफ कॉलम को बताएगा। तो हमारे पास जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास a i j इक्वल टू 0 होता है जब हमारा i नॉट इक्वल टू j हो। मतलब कि हमारे पास केवल डायगोनल के जो एलिमेंट्स होंगे उन्हीं की कोई ना कोई वैल्यू होगी अदर देन 0। बाकी हमारे पास रेस्ट ऑफ जो भी एलिमेंट्स होंगे i नॉट इक्वल टू j, उन सभी की वैल्यू 0 होगी। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि हमारे पास अगेन a i j इक्वल टू 0 होता है जब हमारे पास i नॉट इक्वल टू j होता है, और हमारे पास a i की कोई एक फिक्स्ड वैल्यू होती है c, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि हमारे पास a i j इज इक्वल टू 0 होता है जब हमारे पास i नॉट इक्वल टू j हो, और हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। ठीक है, और नल मैट्रिक्स में हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सारे सारे 0 होते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहला जो आता है क्वेश्चन वो ही है हमारे पास कि देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स में रिलेशन क्या है हमारे पास। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना चाहिए हमेशा कि हमारे पास जब भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो देखिए, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगा वो सबसेट होगा स्केलर मैट्रिक्स का।
स्केलर मैट्रिक्स जो होगा वो सबसेट होगा हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स का, और ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है हमारा, ये हमारा सबसेट होगा स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है, ये बेसिकली आपको याद रखना होता है रिलेशन कि हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स का होगा सबसेट, उसके बाद स्केलर डायगोनल का, डायगोनल स्क्वायर का सबसेट होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे पास इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस क्या होते हैं। हमारे पास अगर कोई भी दो मैट्रिक्स है, मान लीजिए ए और बी, ठीक है, मान लीजिए ए बराबर हमारा ये दिया हुआ है ए बी सी डी, और हमारे पास बी इज इक्वल टू दिया हुआ है डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। अगर हमारे पास ए इज इक्वल टू बी है तो ये इम्प्लाई करेगा कि हमारे पास ए डब्ल्यू के बराबर है, एक्स बी के बराबर है, सी वाई के बराबर है और डी जेड के बराबर है। मतलब अगर दो मैट्रिक्स हैं तो पहली चीज़ कि वो इक्वल होंगे तभी जब उनके ऑर्डर सेम हो, दूसरा उनके अगर जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, यानी फर्स्ट एलिमेंट के बराबर, सेकंड इस तरीके से हमारे पास होंगे। अब इसी पर बेस देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, कह रहा है इफ x माइनस वाई 2x प्लस जेड 2x माइनस वाई 3z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 5 0 एंड 13। तो देखिए हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले है x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, और हमारे पास है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x, y इज इक्वल टू 2x। अब यही वैल्यू उठा करके हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2x इज इक्वल टू -1, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1, और जब x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि हमारा y बराबर 2x है। अब हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू यहाँ पर 2 रख देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2 × 1 यानी 2 प्लस z इज इक्वल टू 5, तो हमें z की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3। अब हमें z की वैल्यू 3 मिल गई। अब यहाँ पे चेक कर लेते तो हमारे पास है 3z प्लस w, तो यानी 3 × 3 प्लस w इज इक्वल टू 30, तो हमारे पास w की वैल्यू आ जाएगी कितनी 4। तो हमारे पास x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3 और w इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अब हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। देखिए मैं ये मान रहा हूँ कि आपको मैट्रिक्स का एडिशन और डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन आता होगा। बेसिकली मैं आपको डायरेक्ट इसलिए प्रॉपर्टीज बता दे रहा हूँ कि हमारे पास मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, दैट इज a इंटू बी नॉट इक्वल टू b इंटू ए होता है। दूसरा ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, दैट इज a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तीसरा बोला कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर का तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू ए इज इक्वल टू a बराबर a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। तो इसमें आपको ध्यान ये देना है कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन जो होता है मैट्रिक्स a में m ऑर्डर के आइडेंटिटी का पहले हो रहा है, मतलब लेफ्ट से हो रहा है, और यहाँ पर हमारे पास आई एन का राइट से हो रहा है, क्योंकि हमारा m क्रॉस n ऑर्डर का। ठीक है, और मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन का आपको रूल मालूम है कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स में क्या चीज़ हमारे पास बराबर होनी चाहिए दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की, तो वो चीज़ यहाँ पर फॉलो हो रहा है। अगला बोल रहा है कि हमारे पास अगर a इंटू बी मतलब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो जरूरी नहीं कि दोनों में से कोई एक जीरो हो। ठीक है, दोनों जीरो नहीं भी होंगे तो भी हमारे पास उनके बीच का प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। अगला कह रहा है कि फिफ्थ कि अगर हमारे पास a इंटू बी मतलब a इंटू बी का जो प्रोडक्ट है वो अगर नल मैट्रिक्स है तो ये इम्प्लाई नहीं करता है कि हमारे पास b इंटू ए भी जो होगा वो नल मैट्रिक्स होगा। a इंटू बी चूंकि हमारा a इंटू बी b इंटू ए बराबर नहीं होता है, तो इसलिए हमारा a इंटू बी अगर बराबर जीरो तो इम्प्लाई नहीं करता कि b इंटू ए भी बराबर जीरो होगा। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास a इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स और b इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स। जब हम a इंटू बी निकालेंगे तो हमारे पास जीरो आ जाएगा, जब हम b इंटू ए निकालेंगे तो हमारे पास जीरो नहीं आएगा, यानी नल मैट्रिक्स नहीं आएगी। ठीक है,
देखिए अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। तो जब भी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है मान लीजिए, और अगर उसके हम रो और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज है करते तो हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मिलता है। ठीक है, मतलब रो हमारा कॉलम हो जाता है और कॉलम हमारा रो हो जाता है। उस कंडीशन में हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है मैट्रिक्स की। वो ये होता है कि अगर हम ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज लेते हैं, दैट इज ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, तो वो वैल्यू हमारे पास वापस ए आ जाती है। दूसरा बोला कि अगर हम ए प्लस बी दो मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे उनके इंडिविजुअल ट्रांसपोज के सम के बराबर होता है। तीसरा करा अगर हम किसी के स्केलर से किसी मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज लेते हैं, वो वैल्यू बराबर होती है यदि हम उस के का उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करें, जहां पर हमारा के जो है वो कोई भी स्केलर हो सकता है, रियल या कॉम्प्लेक्स। फोर्थ हमें बोल रहा है कि अगर हम ए इंटू बी यानी ए इंटू बी का अगर हम होल का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो हमारे पास बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। फिफ्थ कह रहा है कि अगर हमारे पास ए का ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज इंटू ए है, ये बराबर आइडेंटिटी है, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। और हमारे पास ये मैट्रिक्स जो होती हैं ये बेसिकली मैं आपको अगर आगे बताऊंगा तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती हैं, जिनका हमें डिटरमिनेंट कभी भी क्या होता है, जीरो नहीं मिलता है। ठीक है, देखिए अब हम बात कर लेते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। तो देखिए अगर हमारे पास ए का ट्रांसपोज बराबर ए है तो वैसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक बोलते हैं। अगर हमारे पास ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ऑफ ए है तो हम ऐसे मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद ये हमारी प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमें याद रखनी होती है कि हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, मतलब ए में से ए ट्रांसपोज घटाएंगे तो स्क्यू, ए में ए ट्रांसपोज ऐड करेंगे तो सिमेट्रिक। और उसके बाद से बोल रहा है कि अगर हमारे पास ए इंटू ए ट्रांसपोज हो या ए ट्रांसपोज इंटू ए हो, दोनों ही केस में हमारा क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस होते हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत दफ़ा पूछ दिया था क्वेश्चन कि अगर हमारे पास ए इंटू ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है तो हमारे पास ए ट्रांसपोज इंटू ए क्या होगा। तो वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होता है कि चाहे ए इंटू ए ट्रांसपोज हो चाहे ए ट्रांसपोज इंटू ए हो, दोनों ही केस में हमारा जो मैट्रिक्स होता है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, देखिए अब हम बात कर लेते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। तो हमारे पास ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसके डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जीरो के बराबर होगी, और अगर वो नॉन सिंगुलर है तो हमारे पास उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगी। अब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, वो मैट्रिक्स जिसकी हमारे पास इन्वर्स एग्जिस्ट करती है उसको हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं। तो हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तभी होता है जब वो नॉन सिंगुलर, दैट इज उसका डिटरमिनेंट ए जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, तभी वो इम्प्लाई करता है कि हमारा ए जो है वो इन्वर्टिबल है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जिसमें हमारा पहला कह रहा है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, और ये जो सारे के सारे फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं ये सारे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पर ही अप्लाई होंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि अगर हमारे पास ए इंटू बी है तो ये बराबर बी इंटू ए होगा इज इक्वल टू आई, देन बी इज इक्वल टू ए इनवर्स होगा। ठीक है, मतलब हमारे पास ए इंटू बी बराबर अगर बी इंटू ए है, मतलब अगर ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। उसके बाद तीसरा बोल रहा है कि अगर हम ए बी का होल इनवर्स निकालते हैं, ठीक है, तो हमारे पास बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो जाता है। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू हमारे पास होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, या ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है और ये वैल्यू हमारे पास ए इंटू एडजॉइंट ए के भी बराबर हो जाती है। फिर कह रहा है कि अगर हम एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 जहाँ पर n उसका ऑर्डर होता है। ठीक है, और ये हम जो भी बात कर रहे हैं ये स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही बात कर रहे हैं। और सिक्स हमें कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ अगर ए इंटू बी का निकालते हैं, ठीक है, ए बी के प्रोडक्ट अगर हम एडजॉइंट निकालते हैं तो वो बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर। अब एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज मतलब ए के ट्रांसपोज का अगर हम एडजॉइंट निकालते हैं तो हमारे एडजॉइंट ए के पूरे ट्रांसपोज के बराबर होता है। फिर कह रहा है कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, अगर हम एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए निकाल लें तो वो बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए। ठीक है, मतलब कि डिटर्मिनेंट ए के घात में हमारा n-2 होगा इंटू ए होगा। उसके बाद हमारे पास एक टर्म आ जाता है स्पेशल जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज
बराबर ए ट्रांसपोज इंटू ए, यही बराबर आइडेंटिटी होता है। तो इसमें हमारा फिक्स होता है कि जो इसका डिटर्मिनेंट होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, या बेसिकली हम कह लें तो इसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो इक्वल टू +-1 होता है। ठीक है, तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि हमारे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो हमेशा इन्वर्टेबल होता है। तो आपसे बहुत दफा कॉम्पिटिटिव एग्जाम डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का इन्वर्स ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, इन सब बातों पर भी आपसे सवाल पूछ दिया तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के मतलब इन्वर्स जो है वो हमेशा एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये ऑलवेज इन्वर्टेबल होता है। ठीक है, देखिए अब हम बात कर लेते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आपके पास अगर एग्जाम में आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालना हो, मतलब एक्स वाई जेड की अगर आपको वैल्यू निकालनी हो, तो मैं आपको स्ट्रांगली ये करूंगा सजेस्ट कि अगर आपका सब्जेक्टिव एग्जाम है, ठीक है, तो आप सॉल्व करिए। लेकिन अगर आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो आप वहाँ पर सॉल्व मत करिए, आप वहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यूज रख करके चेक कर लीजिए, क्योंकि जितना आप टाइम वहाँ पर सॉल्व करने में देंगे उससे कम टाइम में आपका ऑप्शन से वो क्रॉस चेक हो जाएगा। तो आप बेसिकली वहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू रख करके जो भी आपका ऑप्शन आ रहा है आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में। रैंक बेसिकली 12th का टॉपिक नहीं है, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स से सवाल पूछ दिया जाता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। और रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं उसके लिए एक स्पेशल मेथड है। एक तो हमारे पास ये है कि हम डिटर्मिनेंट चेक करते हैं, पर हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम बैठ करके डिटर्मिनेंट चेक करें वहाँ पर। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन फॉर्म। तो हम बात कर लेते हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स की। तो देखिए रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स अगर मान लीजिए हमारे पास बेसिकली A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये मान लीजिए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स A बराबर है। ठीक है, तो देखिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इक्वेशन फॉर्म, देखिए ये आपका शॉर्टकट है मेथड रैंक निकालने के लिए। तो हम इसमें क्या करते हैं कि देखिए सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को लेते हैं और उसके कॉलम में यानी उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में जो भी एलिमेंट्स हैं इनको हम 0 बनाते हैं। दैट इज हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बराबर ऊपर वाले को एज इट इज रहने देंगे। अब ये भी ध्यान देना है कि ऊपर वाला जो भी आपका वैल्यू होगा ये नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। आपका ये वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका हो सकता है कि मैट्रिक्स में ये टर्म 0 दिया हो तो आप क्या करेंगे, रोज और कॉलम्स को चेंज करेंगे और आप यहाँ पर 0 की जगह कोई भी वैल्यू लेते आएंगे। ठीक है, कोई भी वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पर हमारा A1 हो गया जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, रो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और हम ट्राई ये करते हैं कि हमारा B1 बराबर 0 हो जाए और हमारा C1 बराबर 0 हो जाए। ठीक है, और ये हमारा फर्स्ट वाला जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। अब जब हमारा फर्स्ट ये वाला नॉन जीरो है और इसके नीचे हुए जो बचे हुए हैं ये पूरे के पूरे हमने 0 कर दिए रो कॉलम अप्लाई करके, तो अब हम इसके जस्ट नीचे पर आते हैं और राइट साइड टर्न करते हैं। तो राइट साइड जब टर्न करेंगे तो मान लीजिए हमारे पास ये चीज़ यहाँ A2 है, B2 है, C2 है। ठीक है, और ये हमारा A3 है, B3 और ये C3 है। अब हम क्या करेंगे कि अब जब यहाँ से राइट आए तो हम इसकी वैल्यू देखेंगे। यदि ये वैल्यू 0 है तो हम यहाँ मूव करेंगे। अब जरूरी नहीं कि वैल्यू 0, अगर ये वैल्यू 0 नहीं है हमारी तो इसके नीचे वाले को हम चेंज करेंगे। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हमारा ये तो 0 हो गया, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, हमारा A1 0 0 A2 A3 हमारा ये B2 हो गया, ये B3 हो गया। ठीक है, अब हमारा ये मान के हम चल रहे हैं कि हमारा B2 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, C2 को 0 के बराबर करेंगे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा करके। ठीक है, किसी तरीके से हमारा C2 0 आ जाए। अगर ये हमारे पास 0 आ जाता है, ठीक है, तो अब हम नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज को कॉमन करेंगे, मतलब कि वो नंबर ऑफ रोज जिसमें एक भी एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो है। तो अगर हम अब यहाँ से देखेंगे तो हमारा फर्स्ट रो में, ठीक है, ये हमारा है ही नॉन जीरो,
सेकेंड रो में हमारा हमने ये देखा हुआ है कि हमारा B2 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये रो हो गया। और लास्ट में अगर C2 के साथ साथ रो ऑपरेशन में ये भी 0 हो जाता है तो हमारे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो हमारा रैंक 2 हो जाएगा। और अगर ये C3 हमारा 0 नहीं होता है तो हमारे पास इसकी जो रैंक होती है वो 3 हो जाती है। अब हमारे पास सवाल ये आता है कि अगर हमारा B2 0 हो गया तो हम क्या करेंगे। तो देखिए, अगर हमारे पास A1 A2 A3 0 0, अब मान लीजिए हमारे पास B2 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया, तब हम B3 पर जाएंगे, ठीक है। अब इसके नीचे हमारे पास देखिए यहाँ पर कुछ वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो वो बात की बात है। अगर हमारे पास ये वैल्यू 0 नहीं होगी तो हम यहाँ पर वो करेंगे, अगर ये वैल्यू 0 तो हम आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास C3 रहेगी, हमारे लिए C2 है। तो अब अगर हमारे पास ये 0 हो गया तो हम आगे बढ़ जाएंगे, अब यहाँ पर नीचे नहीं आएंगे, फिर फर्दर हम यहाँ पर इससे B3 की तरफ बढ़ेंगे। अभी अगर हमारा B3 भी 0 है, ठीक है, तो हमारे ये वाले नंबर ऑफ जो रो हो गया ये हमारा 0 हो गया पूरा, तो नॉन जीरो ये, और अगर C2 और C3 में से किसी एक की वैल्यू नॉन जीरो है तो हमारा ये और ये कंबाइंड हो जाएगा, तो हमारे पास रैंक 2 हो जाएगी। और अगर यही चीज़ हमारा यहाँ पर आने पर 0 नहीं आता है, कुछ वैल्यू होती है, तो फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। और ये अगर हमारा 0 हो जाता है तो अल्टीमेटली देखिए ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा है ही बचा हुआ, तो हम क्या करते हैं प्राइमरली कि इस B3 को इस तरफ ट्रांसपोज करते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। तो ओवरऑल हमें करना यही है कि हमें मतलब रो में कॉलम में डाउन जाना है और जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा उसको नॉन जीरो रख करके नीचे वाले को जीरो करते जाना है और हमें सॉल्व करना है। लास्ट में हमारा जो बच जाएगा जो कि सॉल्वर नहीं होगा, तो जितने नंबर ऑफ हमारे पास नॉन जीरो रोज होंगे वही हमारी रैंक हो जाएगी। अब इस चीज को मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। देखिए, अब हमें ये बोल रहा है कि हमें इस मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है, ठीक है। तो देखिए रैंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको ध्यान ये देना है कि आपको जो भी सॉल्यूशन निकालना आता है वो सबसे इजी वे में निकालना होता है। तो देखिए हमको ये चीज़ जीरो नहीं करनी है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि ये वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए और इस वैल्यू का हम यूज़ करें इन लोगों को सॉल्व करने के लिए, उसके लिए जरूरी है कि हमारा सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू होनी चाहिए। तो हमारे पास नंबरों में सबसे सिंपलेस्ट जीरो के अलावा अगर कोई नंबर होता है तो वो होता है 1। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले R1 रिप्लेस बाई R2, R1 को हम R2 से इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 2 -1, नीचे हो जाएगा 2 4 3, ये हो जाएगा -1 -2 6, ठीक है। सबसे पहले हमने ये ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। अब उसके बाद हमारा इसको जीरो लाना है और इसको हमें जीरो लाना है। तो अगर हम दो ऑपरेशन एक साथ अप्लाई करें, पहला R3 रिप्लेस बाई R1 प्लस R3 कॉमा, मतलब कि इसको हमें रिप्लेस करना है ये प्लस ये, और दूसरा हम कर दें कि R2 रिप्लेस बाई R1 2R1 या R2 माइनस 2R1, ठीक है। या हम क्योंकि देखिए R3 में चेंज कर रहे हैं इसलिए हम इसका यूज R2 में नहीं कर सकते, क्योंकि R3 में ऑलरेडी चेंज अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हम R1 का यूज करेंगे। तो R2 में से 2 टाइम्स R1 घटाएंगे तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। अब जब इन दोनों को हम अप्लाई करेंगे तो हमारा फर्स्ट रो तो एज इट इज रहेगा, सेकेंड रो में चेंज हो रहा है तो इसमें से इसका ट्वाइस माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0, इसमें से इसका यानी 4 में से माइनस करेंगे 2 × 2 तो ये हमारे पास हो जाएगा 0, 3 में से माइनस करेंगे -2, ठीक है, मतलब 2 × -1 माइनस करेंगे तो ये हमारा 5 आ जाएगा। उसके बाद R3 रिप्लेस बाई R1 प्लस R3, तो -1 + 1 ये हमारा 0 आ जाएगा, -2 + 2 ये हमारा 0 आ जाएगा, 6 - 1 ये हमारा +5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इस मैट्रिक्स में, अब देखिए 1 के आगे हमारा ये वाला जो था सब 0 होगा, ठीक है। पहले हमने इन लोग को 0 किया, अब जब हम इनको 0 कर रहे थे तो देखिए ये दोनों भी ऑटोमेटिक 0 हो गए, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि पहले हम यहाँ जाएंगे, अब उसके बाद फर्स्ट नॉन जीरो, मतलब कि फर्स्ट नॉन जीरो के नीचे जो 0 है उसके राइट मूव करेंगे, राइट मूव किए, इसको हमने चेक किया। अब अगर हमने बताया था कि अगर ये नॉन जीरो होगा तो इसके नीचे वाला सॉल्व करेंगे, अगर ये हमारा 0 हो गया तो फिर हम फर्दर राइट मूव कर जाएंगे, तो ये 0 है तो हम अब यहाँ पर मूव कर गए।
अब अगर इसके नीचे वाला 0 है, ठीक है, तो हम एज इट इज छोड़ देंगे, भाई ये हमारा 0 हो गया तो हमारे रैंक 2 आ गई ऑटोमेटिक। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये हमारा नॉन जीरो है तो हम सॉल्व करेंगे कि ये हमारा 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जब हम मेथड लगाना हमारे ये दोनों 0 आ गया तो ऑटोमेटिक है कि हमारा ये 0 आएगा ही आएगा। लेकिन अब अगर मान लीजिए हम यहाँ से राइट मूव करते हैं और हमारे पास ये भी 0 आ जाता है, ठीक है, मान लीजिए एक केस होता है कि हमारे पास यहाँ से मूव किया और हमारे पास ये भी 0 आ गया, ये नॉन जीरो है, तो हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज ये हो गई और ये हो गई, हमारी रैंक 2 हो गई। और अगर ये भी 0 होता तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज केवल ये होती तो हमारे पास उसकी रैंक 1 हो जाती। तो अब हमारे पास 1 0 0 0 के साइड मूव किए हमारे पास ये हमारे पास 0 है, तो फिर हम फर्दर मूव किए 5, अब 5 के नीचे वाला 5 है तो इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, R3 रिप्लेस बाई R3 माइनस R2। तो जब हम ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए ऊपर में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे 1 2 माइनस 1। बीच वाले रो में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है तो एज इट इज लिख देंगे। लास्ट रो में चेंज हो रहा है तो 0 में से 0 जाएगा 0, ये भी 0, और 5 में से 5 जाएगा 0। अब अगर हम बात करें हमारे पास तो देखिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी हो गई, ये और ये, तो हमारे पास रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स हो गई वो 2 हो गई। तो ये आपका इक्वेलियन मेथड है जो कि शॉर्टकट है आपके डिटरमिनेंट निकालने से। देखिए ये तो 3 ऑर्डर 3 का है, आप निकाल लेंगे, लेकिन अगर मान लिया आपके पास 4 ऑर्डर 4 का आता है तो फिर आप वहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको इक्वेलियन मेथड का यूज़ करना होता है रैंक निकालने के लिए, ये आपका कम टाइम में हो जाता है, ठीक है, और रिजल्ट भी आपके बहुत एक्यूरेट होते हैं, ठीक है। देखिए अब हम बात कर लेते हैं डिटर्मिनेंट के बारे में, क्योंकि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट बेसिकली एक ही पॉइंट में आते हैं, इसलिए मैं दोनों को एक साथ आपको बता दे रहा हूँ। डिटर्मिनेंट देखिए अगर हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ए इज इक्वल टू, मान लीजिए हमारे पास है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है, हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब निकालते हैं हम, ठीक है, तो आप लोगों ने माइनर्स और कोफैक्टर्स के बारे में पढ़ा ही होगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग 12th पास है। तो आपका यहाँ पर केस क्या होगा कि देखिए जब भी हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो जिस एलिमेंट को हम चूज करते हैं उस एलिमेंट के अलॉन्ग कॉलम को, उस एलिमेंट के अलॉन्ग रो को छोड़ते हैं और इसका हम कह लें तो कोफैक्टर निकाल देते हैं, ठीक है। तो कोफैक्टर निकालेंगे यहाँ पर तो हमारे पास हो जाएगा A1 इंटू B2 C3 माइनस C2 B3। अब आपको ध्यान ये देना होता है कि हमारे पास यहाँ पर डिटरमिनेंट जब भी हम निकालते हैं तो बेसिकली हमारे एलिमेंट क्या A1 1 है, तो हमारे पास -1 के पावर I प्लस j होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान देना होता है। उसके बाद हमारे पास हो जाएगा प्लस -1 के पावर अगेन I प्लस j, ठीक है, हमारे पास हो जाएगा A2। अब इसके अलावा कॉलम रो छोड़ देंगे तो हमारे पास B1 C3 माइनस C1 A3, सॉरी C1 B3। अब उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे -1 के पावर, देखिए हम जो भी करते हैं एक्सपेंशन वो किसी एक रो या कॉलम के अलाउंग करते हैं, तो यहाँ पर मैं इस रो के अलाउंग कर रहा हूँ, तो हमारे पास हो जाएगा A3। अब उसके बाद हम इस कॉलम को, इस रो को छोड़ेंगे तो हमारे पास B1 C2 माइनस C1 B2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे तो हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो यानी I1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे तो फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम यानी 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो -1 के पावर 3 यानी माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे बात करेंगे तो फर्स्ट रो है यानी 1 और कॉलम 3 यानी 3, तो 3 + 1 4, तो यहाँ भी अगेन हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। अब हम आपको ये बता देते हैं कि डिटर्मिनेंट की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिनके ऊपर बेस्ड ही आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, उनसे अलावा आपको अलग नहीं पूछा जाता है। और डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप एनसीईआरटी
अगर आपके पास हो तो आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल एक्सरसाइज जो भी है वो पूरा पूरा सॉल्व कर लीजिए, लगभग क्वेश्चन आपके उसी से आते हैं। ठीक है, तो अब हम आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता देते हैं डिटरमिनेंट की। देखिए, अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि बेसिकली आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी अच्छी हैं। पहला ये कह रहा है कि अगर हम रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं, मतलब कि अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो हमारा डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू चेंज नहीं होता, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, वो दोनों आपस में बराबर होते हैं। सेकंड बोल रहा है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए चेंज बाय माइनस साइन ओनली। ठीक है, अगर हम डिटर्मिनेंट में किसी एक रो को आपस में चेंज करते हैं, एक रो को, ठीक है, अगर एक बार आपस में चेंज करते हैं या कॉलम को, तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है उसमें केवल माइनस साइन का चिन्ह है। मतलब अगर हम एक बार किए तो माइनस हो जाएगा, दूसरी बार किए तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तीसरी बार करेंगे तो अगेन माइनस, चौथी बार करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास चेंज होता जाता है जब जब हम रो को या कॉलम को अलग अलग आपस में चेंज करते हैं। उसके बाद तीसरा बोल रहा है कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या दो कॉलम आपस में एकदम सेम हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर रो 1 और रो 2 आइडेंटिकल है, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, चौथा बोल रहा है कि अगर हमारे डिटर्मिनेंट में कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम की वैल्यू 0 हो तो हमारे पास पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर कह रहा है कि यदि हम कोई एक मैट्रिक्स ले लें और उसमें किसी एक स्केलर के से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो वैल्यू बराबर होती है k टू द पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a, जहाँ पर हमारा n जो होता है वो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसमें हम k से मल्टीप्लाई किए हैं तो वो k इंटू ए का डिटर्मिनेंट जो होगा वो बराबर होगा k क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट a के। इसका सिंपल सा रीज़न आपके पास ये है कि देखिए, जब भी हम मैट्रिक्स में किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उस मैट्रिक्स के पूरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में क्या होता है कि यदि हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा किसी भी एक रो से या किसी भी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। यदि हमें ये चाहिए कि हमें तीनों रो या तीनों कॉलम से या चारों रो चारों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो हमें उतना ही इंडेक्स लेकर के चलना होगा उस स्केलर का। अदरवाइज अगर हम एक के लेकर के चलते हैं तो हमारा डिटर्मिनेंट में वो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, देखिए अब हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 41, 1, 5, 79, 7, 9, 29, 5 एंड 3, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें रो कॉलम, देखिए जब भी आपको इस तरह का डिटर्मिनेंट मिले तो आप हमेशा याद रखिए कि जो हमारे पास एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है कि डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या दो कॉलम आपस में अगर बराबर हो जाते हैं तो उनकी वैल्यू 0 हो जाती है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपकी यही प्रॉपर्टी यूज होती है। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन में आपकी यही प्रॉपर्टी यूज होती है। तो अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है तो हम क्या करते हैं, C1 रिप्लेस बाई C1 माइनस 8C3। ठीक है, हम इसमें से 8 टाइम्स ये घटा देते हैं तो हमारे पास ये बच जाएगा 41 माइनस 40, हमारे पास ये 1 बच जाएगा, ये 1 ये 5, उसके बाद इसमें से 9 8 जा 72, तो 79 में से 72 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 बच जाएगा, ये 7 ये हमारा 9, उसके बाद हमारा ये हो गया। तो 29 में से 24 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये 5 ये 5 ये 3 हो गया। अब देखिए हमारे पास ये और ये आपस में आइडेंटिकल हो गए तो ये वैल्यू हमारे पास 0 हो गई। अब हमारे पास ये कह रहा है क्वेश्चन इसमें कि हमारे पास ये चीज़ है तो हम क्या करते हैं, देखिए C3 रिप्लेस बाई C2 प्लस C3, जब हम रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 1 ये 1 ये 1, ये हमारा A B C, ये हमारा हो जाएगा A प्लस B प्लस C, ये भी हमारा A प्लस B प्लस C हो जाएगा, ये भी हमारा A प्लस B प्लस C हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने आपको बताया था कि मैट्रिक्स के केस में अगर हमें कॉमन लेना होता है या किसी भी एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरे एलिमेंट में होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में क्या होता है कि यदि हम किसी एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी एक रो या किसी कॉलम में होता है। उसी तरीके से यदि हमें कॉमन लेना होगा कोई भी वैल्यू तो हमें पूरा वैल्यू नहीं देखना होगा, हमें किसी एक रो या किसी कॉलम को देखना होगा। तो देखिए हमें कॉलम C3 में
सब में a प्लस बी प्लस सी लिख जा रहा, तो हम यहाँ से अगर a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लें, a प्लस बी प्लस सी, तो हमारे पास ये बच जाएगा 1 1 1, ये हमारा a b c, ये हमारा 1 1 एंड 1। अब देखिए हमारे पास C1 और C3 आपस में क्या होगा, आइडेंटिकल हो गए, तो ये हमारे पास अगेन क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में बेसिकली हमने मैट्रिक्स के बारे में देखा, और मैट्रिक्स में आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने में जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में मैंने आपको बताया, और रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए जो हमने आपको एक मेथड बताया वो आपको ईजी होगा एग्ज़ाम में यूज़ करने के लिए। दूसरा हमने डिटरमिनेंट के बारे में आपको बताया, जिसमें हमने आपको बेसिकली आपको क्वेश्चंस कहाँ से लगाने ये भी बताया, और किस प्रॉपर्टी पर बेस्ड आपके पास ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं हमने आपको ये भी बताया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।